डिलिमिटेशन कमीशन जिसका काम जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करना है, वो अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है और सूत्रों का ये कहना है कि जल्द ही जो 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, यानी कि जो 5 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ ये ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर की जाएगी। जैसे वो ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर की जाएगी, उसके बाद इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को सरकार को भेजा जाएगा और पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों को कोई ऑब्जेक्शंस हैं वो अपने ऑब्जेक्शंस भी जो है वो हाईलाइट कर पाएँ। और उसके बाद जो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव मुमकिन हो पाएंगे। डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात की जाए तो रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है वो चेयर कर रही हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन को, और इसका टेन्योर अभी मार्च 6 2022 तक का है। वहीं जुलाई 6 से जुलाई 9 तक ये डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल जम्मू कश्मीर में था। जब पैनल जम्मू कश्मीर में था तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने इस डिलिमिटेशन कमीशन के पैनल के सामने अपनी गुजारिशात रखी थी कि वो उनकी क्या तवक्का है कि वो डिलिमिटेशन में क्या कुछ चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस तरीके से डिलिमिट करना चाहिए और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन अब क्योंकि ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके बाद एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर की जाएगी, एसोसिएट मेंबर्स को भी लेकर खदशाएं ये हैं कि क्या ये एसोसिएट मेंबर्स जिन्होंने पहले ये कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब वो क्या ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद उसमें कंसल्टेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मेंबर पार्लियामेंट्स की ओर देखे जाएं तो 3 मेंबर पार्लियामेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत ये डिलिमिटेशन हो रही है, हमने जब उस एक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है तो हम किस तरीके से इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। लेकिन देखने को ये भी मिला था कि जिस समय ये डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल जम्मू कश्मीर आया था तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हों, उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के पैनल के सामने ज़रूर अपना मेमोरेंडम पेश किया था और कंसल्टेशन में उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। लेकिन अब बात है इलेक्शंस की कि क्या पॉसिबल हो पाएगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अप्रैल मई के महीने में इलेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकता है दिसंबर में इलेक्शंस हो जाएं। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस ये जो चल रहा है, इसे मुकम्मल होने की अगर बात की जाए तो डिलिमिटेशन की जब ये ड्राफ्ट बनाया जाएगा तो उसके बाद एसोसिएट मेंबर्स को कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद इसे गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। पब्लिक डोमेन में इस ड्राफ्ट को डालने के बाद भी लगभग 60 दिनों का समय तो देना ही होगा, ताकि आम लोग भी जो हैं, अन्य किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है वो अपना ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सके। और उसके बाद ये ड्राफ्ट पॉलिसी बनने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगी। जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होना। और डिलिमिटेशन कमीशन का ये टेन्योर जो है अभी मार्च 6 2022 तक का है। हालांकि एक्सपीडाइट किया गया है प्रोसेस को, लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में अभी समय लग सकता है। इस पर बातचीत करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हरकत जम्मू कश्मीर में होना शुरू हो गई है कि कुछ लीडर्स एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो लोग जो कभी पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, अब वो भी अपने रीजंस की वजह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये आने वाले इलेक्शंस की ओर इशारा कर रहा है या इलेक्शंस अभी दूर हैं लेकिन तब भी जो है ये पॉलिटिकल हलचल मची ही हुई है। तो मेरे साथ है मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। जुनैद जी, इस समय जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, पहले तो 1 साल तक जो है उसके टेन्योर को एक्सटेंड करना पड़ा डिलिमिटेशन कमीशन के, क्योंकि कोविड-19 कारण बताया गया, अन्य कारण बताए गए, जिस वजह से प्रोसेस ठीक तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस पेस पर होना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन अब जो पेस पकड़ी है इस डिलिमिटेशन कमीशन ने, क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है दिसंबर के महीने तक या फिर जनवरी के महीने तक या मार्च तक के महीने में इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हो पाए, या फिर अभी समय लगेगा? सबसे पहले तो डिलिमिटेशन का ये जो सारा सिलसिला है, मार्च 6 2022 तक तो टाइम है डिलिमिटेशन कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट सबमिट करना। अभी पिछले दिनों बड़ा हंगामा था कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। पहली बात तो सबको ये समझना होगी कि नवंबर दिसंबर में चुनावों की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी अक्टूबर का महीना है। डिलिमिटेशन कमीशन मान लीजिए मेंबर्स के साथ रिपोर्ट इसी महीने में सब शेयर करता है, उसके बाद भी 60 दिन तक ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रहेगी। 60 दिन तक, वैसे तो 60 दिन का टाइम तो संविधान के तहत तो 60 दिन का टाइम है, लेकिन अगर वो चाहें तो डिलिमिटेशन कमीशन 30 दिन का टाइम लोगों को दे सकता है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर
आप अपनी राय इस रिपोर्ट के ऊपर हम तक पहुंचाएं। और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर राय रखने का अधिकार हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को है, यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को है, यहाँ के सभी उन दलों को है, सभी उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को है जो समाज के अलग अलग वर्गों में काम करती हैं। क्योंकि डिलिमिटेशन आपको बताएगा कि शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीटें यहाँ पर रिजर्व होंगी, डिलिमिटेशन आपको बताएगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी, डिलिमिटेशन आपको बताएगा कि क्या वाल्मीकियों के लिए कोई संभावना है कि सीट्स रिजर्व हो सकें, डिलिमिटेशन आपको बताएगा क्या कोई संभावना है कि वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के लिए सीटें रिजर्व हो सकें, डिलिमिटेशन आपको बताएगा कि क्या कश्मीरी पंडित समुदाय जो घाटी से इतने सालों से बाहर है क्या उनके लिए सीटें रिजर्व हो सकती हैं, कितनी रिजर्वेशन होगी, कितनी रिजर्वेशन नहीं होगी, कौन सी सीटें रिजर्व होंगी, कौन सी सीटें रिजर्व नहीं होंगी। ये सारा ऑन द बेसिस ऑफ जो 2011 का सेंसस हुआ है उस सेंसस की बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार होगी। जब ये रिपोर्ट तैयार होगी, इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद पहले 5 मेंबर्स को दी जाएगी। अब उन 5 मेंबर्स में आप जानते हैं कि 3 मेंबर जो हैं वो घाटी से आते हैं, जिसमें अकबर लोन है, जैसे हसनैन रिटायर्ड हसनैन मसूदी हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। ऑलरेडी उन लोगों ने पहले से बहिष्कार किया हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन का, लेकिन अब चूंकि सारा जब प्रोसेस शुरू हुआ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने पंचायत के चुनाव में जम्मू कश्मीर में भागीदारी नहीं ली, हिस्सेदारी नहीं ली। तो संकेत लग रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और जैसे हसनैन मसूदी को जब ये रिपोर्ट दी जाएगी पढ़ने के लिए, इस रिपोर्ट में अगर उनको लगता है कहीं पर कोई कमी है, कमजोरी है, वो मौका उनको फराहम किया जाएगा। उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिक सरकार के पास जाएगी, पब्लिक डोमेन में आएगी और पब्लिक डोमेन में आम नागरिकों को भी हक होगा कि वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अपना विचार डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखें। अब ये पब्लिक डोमेन में इसकी रिपोर्ट को लाना क्यों जरूरी है? पब्लिक डोमेन में इस रिपोर्ट को इसलिए लाया जाता है क्योंकि आप जब रिजर्वेशन बांटेंगे, आप जब सीट्स को डिलिमिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स होंगे जिनको ये लगेगा कि डिलिमिटेशन ठीक तरीके से नहीं हुई है, या आपने फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो डिलिमिट किया है वो सही नहीं किया है, कोई चीज आपके नोटिस में नहीं आई है, हम ले आते हैं। बिल्कुल ये सब चीज़ें होंगी। और इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद, 60 दिनों की इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद रिपोर्ट जाएगी डिलिमिटेशन कमीशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये देखना है कि मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश में और अन्य और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या उन राज्यों के चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर जैसे जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश का आप चुनाव कराएंगे? जो सिक्योरिटी सिनारियो यहाँ का है वो बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में को भी एनालाइज किया जाएगा, और आज से 3 महीने 4 महीने के बाद क्या स्थिति होगी उसको भी एनालाइज किया जाएगा। अब जब इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जून जुलाई के महीने से पहले होना संभव नहीं है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है, वो कमाल हो सकता है, वो कैसे वो करेंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है, लेकिन संभावनाएं साफ तौर पर यह बताती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनारियो को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के हालात को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ के सीजनल वेरिएशंस को, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करेगी। ये मेरी अपनी इसको लेकर राय है। तो उसी इलेक्शन के शेड्यूल को अगर हम ध्यान में रखें तो साफ समझ में आता है कि चुनाव जो है वो जून जुलाई से पहले होने वाले नहीं हैं। तो फिर ये जो पॉलिटिकल हेरफेर हो रहा है कि लीडर्स जो हैं वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, या वो लोग जो कभी पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, जिनकी फैमिली पॉलिटिक्स में ज़रूर थी, वो भी अब अपनी पॉलिटिकल शुरुआत जो है वो कर रहे हैं और उन पार्टीज़ के साथ कर रहे हैं जिन पार्टीज़ में ऑलरेडी जो है इन्फ्लक्स बढ़ चुका है कि उन्हीं पार्टीज़ को जो है लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। ये अगर इलेक्शन की ओर इशारा नहीं कर रहा तो फिर और क्या कंपल्शंस हो सकते हैं? देखें, राजनीतिक दलों को, राजनेताओं का अपना एक एनालिसिस होता है। पॉलिटिशियंस का सोचने का नज़रिया अक्सर जर्नलिस्ट के नज़रिए से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिशियन को आम अपनी जनता की, आम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नव का पता होता है, उसको पता होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है। लेकिन एक पॉलिटिशियन भी श्योर नहीं होता कि जिस समय चुनाव होंगे, जिस समय वोट पड़ेगा, उस समय वोट किसको पड़ेगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पहली बात। दूसरी चीज़, चुनावों से पहले अभी हमने कल देखा कि अब्दुल रहीम राथर के सुपुत्र हिलाल राथर, जिनके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकंजा कसा था, जो जम्मू कश्मीर बैंक के एक मामले में जिनको परेशानी थी, उन्होंने कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। उससे पहले परवेज अहमद, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन, जिनको रिटायर किया गया, जिनके खिलाफ दुनिया भर के एंटी करप्शन ब्यूरो के मामले बनाए गए और उसके बाद वो जेल भी रहकर आए,
उन्होंने भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। अन्य और भी कई लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी में जा रहे हैं। अगर आप आम किसी से राय पूछते हैं भाई ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको साफ तौर पे ये बताया जाता है जी ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इनको एसीबी से खतरा है, इनको फलानी एजेंसी से खतरा है, फलानी एजेंसी से खतरा है, इसलिए इन पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, शायद यहां पर इनको कोई सेफ गार्ड मिलेगा। बट माई रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज कि जब चुनावों का बिगुल बजेगा, चुनावों के बिगुल के बाद ना तो आप एसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप किसी एजेंसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो एक हवा चल पड़ेगी कि देखो जी ये चुनावों से पहले ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को कमजोर किया जाए। जो लोग आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, अपनी पार्टी को या किसी अन्य दल को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐन चुनावों से पहले वो लोग उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में आपको मिले। हो सकता है चुनाव से पहले आप देखें कि पलायन हो गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, अपनी पार्टी से लोग वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव का माहौल नहीं है। सब जानते हैं कि चुनाव अभी होने वाले नहीं है, चुनाव होने में अभी समय लगेगा। सबको पता है कि डिलिमिटेशन का जो सिलसिला है वो, और ये आप कहेंगे कि वाइंड अप होगा 15 दिन में। मैं कल किसी को सुन रहा था, एक बड़े बहुत बुद्धिजीवी बता रहे थे जी 15 दिन में डिलिमिटेशन का सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि 60 दिन तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रहनी है, 60 दिन तक लोगों को उस पर अपना विचार देना है। वही 60 दिन अगर आप लेते हैं तो आपका नवंबर दिसंबर का महीना रिपोर्ट के पब्लिक डोमेन में होने में चला जाएगा। अगर आप नहीं वो समय देते हैं तो भी आपको वो शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो शोर ये कहेगा कि हमें तो मौका ही नहीं दिया, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। और उसके बाद एक और चीज कि जनवरी फरवरी मार्च में बर्फ पड़ती है, कश्मीर में संभव नहीं है चुनाव कराना। मार्च के महीने में आपकी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इतने बड़े प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जिन चुनावों के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी हो रही है। बड़ी बड़े, आप समझिए देश का सबसे बड़ा दंगल जो है वो यूपी में होना है, क्योंकि यूपी ही डिसाइड करता है कि देश की राजधानी में सरकार कौन बनाएगा, सत्ता कौन बनाएगा। 80 सीटें वहीं से हैं। तो यूपी के चुनावों के समय, पंजाब के चुनावों के समय और कुछ अन्य प्रदेश के चुनावों के समय में आप जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे, इसकी संभावना बड़ी कम है, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी सिनारियो बड़ा फ्रेजाइल है, स्पेशल फोकस की जरूरत है। और एक और चीज, जम्मू कश्मीर के चुनावों का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा महत्व है कि आप 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे तो आपको ये लाइव बीम करना है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को बताना है कि 5 अगस्त 2019 के जो हमने फैसले किए थे उन फैसलों पर आज मोहर लग गई, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो गए। तो वो जो असेंबली के चुनाव आपने जम्मू कश्मीर में कराने हैं उनकी एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी है। उस इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के चलते आप चाहेंगे कि आप जब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं, यहाँ का चुनाव का सारा प्रोसेस पूरे दुनिया में लाइव बीम हो, ताकि लोगों को यह पता चले कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने लिए सरकार चुनी है। और दूसरी बात, मन क्या है लोगों का वो भी अभी आप नहीं कह सकते। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। वो इस सोच में जा रहे हैं कि कल जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट से लोग बहुत खुश हो जाएंगे, जम्मू संभाग में लोग जो है गदगद हो जाएंगे, और गदगद होने के बाद वो एक ही पार्टी को वोट डालेंगे, वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर आपके चुनाव जाके जून जुलाई में होते हैं, बीच में 4 महीने का पीरियड है, इस 4-5 महीने के पीरियड में बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे समीकरण चेंज होंगे। तो एन जून जुलाई के महीने में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने लगेंगे, मेरी अपनी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन ये है कि बड़े सारे लोग आपको इन पार्टियों से वापस पलायन करते नजर आएंगे, उन पार्टियों में जिन पार्टियों को लेकर उनको लग रहा होगा कि स्थितियां ऐसी हो गई हैं जिन परिस्थितियों में ये पार्टी सरकार बना सकती है। रीडिंग ऑफ द, क्योंकि हम लोगों का भी एक, मतलब जर्नलिस्टों का भी एक परसेप्शन बड़ा भयंकर होता है। हम एक पॉलिटिशियन को अगर कहीं पे देखते हैं और वो पॉलिटिशियन अगर कोई अपना गणित बताता है, वो कहता है जी यहाँ पे हमारी 500 सीटें आ जाएंगी, यहाँ पे हमारी 100 सीटें आ जाएंगी, 90 आ जाएंगी, हम कहते हैं जी बिल्कुल सही बोल रहा है। इसकी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन बड़ी जबरदस्त है, ये बड़ा कमाल का आदमी है, देखो इसकी सिचुएशन, ये सिचुएशन को कितना अच्छा रीड करता है। हमने अभी बंगाल में देखा कि जो दावे किए गए कि इतनी 100 सीटें आएंगी, ये होगा वो होगा, उसके बिल्कुल उलट हुआ। इसका मतलब ये कि किसी नेता के हाथ में, किसी पॉलिटिशियन के हाथ में या किसी बड़े पॉलिटिकल गुरु के हाथ में कुछ नहीं है। ये भारत है, और भारत के लोकतंत्र में सब कुछ किसके हाथ में है? आम जनता के हाथ में है। यहीं पर डिलिमिटेशन के ही प्रोसेस को लेकर ये भी अब अटकलें लग रही हैं कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, इसमें जो 90 सीटें बांटी जाने वाली है, कोशिश ये की जाएगी कि बराबरी हो जाए जम्मू खित्ते की, कश्मीर खित्ते की। जिस पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की बात हमेशा जम्मू में की जाती है, उसे एड्रेस करने की कोशिश डिलिमिटेशन प्रोसेस में की जाएगी। क्या वो मुमकिन है? आपने सवाल क्या पूछा?
यही कि क्या जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होने के बाद, क्या पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की बात जो जम्मू में होती है, क्या उसे एड्रेस करना पॉसिबल हो पाएगा? जहां तक आपने कहा पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट, देखिए जहां पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का ताल्लुक है वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा कि एम्पावरमेंट हुई है या डिसएम्पावरमेंट हुई, वो तो उसके बाद। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पल्लवी जी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या आपकी पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट इस चीज पर आधारित नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में जम्मू को 45 सीटें मिलती हैं, 50 मिलती हैं, 40 मिलती हैं, 42 मिलती हैं। यह डिपेंड करेगा कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के आने के बाद, चुनावों के होने के बाद जो जम्मू को नेतृत्व मिलेगा, जो लीडरशिप मिलेगी, वो लीडरशिप जब चुनावों के बाद सरकार बनाती है, वो लीडरशिप वहां क्या करेगी। इतिहास को के पन्ने पलटिए आप, जम्मू के 7-7, 8-8 कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। 2002 के बाद तो लगातार ही कैबिनेट मिनिस्टर 7-7, 8-8 होते थे। पीएचई का मंत्री जम्मू से, पीडब्ल्यूडी का मंत्री जम्मू से। अब जम्मू से क्या मतलब है, डोडा का हो, भद्रवाह का हो, किश्तवाड़ का हो, राजौरी का हो, पुंछ का हो, अखनूर का हो, कहीं का भी हो, वो था तो जम्मू संभाग का। जब पीएचई आपके पास था आपने क्या कर लिया, जब पीडब्ल्यूडी आपके पास था आपने क्या कर लिया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपके पास था, आपने उस समय क्या कर लिया, आपके पास एजुकेशन का मंत्रालय था, क्या किया, टूरिज्म का मंत्रालय था, आपने क्या किया, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का मंत्रालय था, आपने क्या किया। ये उस समय की बात है जिस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था। अब आप बने हैं केंद्र शासित प्रदेश। इस केंद्र शासित प्रदेश में पहले ही आपकी ताकतें हैं कम। इन कम ताकतों के बाद भी जब चुनाव होते हैं, चुनावों के नतीजे आते हैं, सरकार बनती है, उसके बाद वो नेता जो आज एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, वो उसके बाद जम्मू संभाग के साथ क्या करते हैं, वो किस तरीके से इस रीजन को एम्पावर करते हैं, वो उसके बाद पता चलेगा। उससे पहले यू कैन नॉट कंक्लूड अबाउट एनीथिंग। और एक और चीज, सीटें बढ़ने से या सीटों का नंबर इंक्रीज होने से आप पॉलिटिकली एम्पावर होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन करता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपकी पॉलिटिकल क्लास करती है। अगर आपकी पॉलिटिकल क्लास में रेजिस्ट करने का, आपकी पॉलिटिकल क्लास में इश्यूज के, मुद्दों के ऊपर लड़ने का, मुद्दों के ऊपर स्टैंड लेने का अगर उनमें साहस है, उनमें हिम्मत है, तो वो अपोजिशन में होकर भी आपको पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे। लेकिन अगर आपके नेता मुद्दों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर स्टैंड लेने की उनकी क्षमता नहीं है, और दूसरा वो दिल्ली में उनका क्या कहते हैं रिमोट कंट्रोल है, यानी अगर दिल्ली में उनका रिमोट कंट्रोल है कि रिमोट कंट्रोल में बटन दबा, हमने ये कह दिया, तुमने कहना है हाँ, तुमने कहना ना, तो फिर आपकी कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव योर लीडरशिप इन दिल्ली, बट यू आर रनिंग ऑन योर ओन। रनिंग ऑन योर ओन का मतलब ये हो गया कि टेकिंग डिसीजंस ऑन योर यू आर टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन, और आप अपने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के हक में फैसले ले रहे हैं। आप पीछे देखिए, लिक्वर पॉलिसी के ऊपर आम जम्मू का नागरिक हो या आम जम्मू की लीडरशिप हो, उसका क्या मत था, कुछ और था। आज माइनिंग के ऊपर आम नेताओं का मत क्या है और दिल्ली का मत क्या है, बिल्कुल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आतंकवाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर, ये सारी चीजें, बिकॉज लोकल लीडरशिप जो यहाँ की है, इट इज द लोकल लीडरशिप that has to rise to the occasion and address regional aspirations. अगर आपकी लोकल लीडरशिप कमजोर है, अगर आपकी लोकल लीडरशिप में दम नहीं है, तो फिर आप जितना मर्जी आप 50 सीटें जम्मू को दे दीजिए, उससे एम्पावरमेंट हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो फिर 40 सीटों पर भी आपको कश्मीर एम्पावर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां का नेतृत्व आपको मजबूत लगेगा। आज आप कश्मीर में एक और चीज, बड़े मजेदार चीज देखिए, सज्जाद गनी लोन की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी एक कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और सैयद अल्ताफ बुखारी की पॉलिटिकल पार्टी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। और जिन लोगों के खिलाफ एसीबी के मामले हैं, जिन लोगों के खिलाफ सीबीआई के मामले हैं, जिन लोगों के खिलाफ बैंकिंग लोन्स को लेकर इरेगुलरिटीज के मामले हैं, वो किन पार्टियों में जा रहे हैं? वो बीजेपी तो ज्वाइन नहीं ना कर रहे, वो कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं ना कर रहे, वो ममता बनर्जी की ममता कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं ना कर, वो क्या ज्वाइन कर रहे हैं? वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन दे आर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज विच आर कश्मीर बेस्ड। सो यू मस्ट, दिस क्लियरली शोज कि कश्मीर के समाज में, अपने समाज के प्रति उनकी सोच क्या है, उनका विचार क्या है, और वो अपने समाज के प्रति कितने कॉन्शियस हैं। कोई आज ये कहे कि जी हिलाल राठौर ने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी है और हमने ज्वाइन करवाई है। भाई आप
ये भी तो समझाइए आम नागरिक को जाकर, आम आदमी को, कि कल तक तो आप कह रहे थे कि हिलाल राठौर जो है वो बैंकिंग इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व है, एसीबी उसको बख्शेगी नहीं, एसीबी उसको छोड़ेगी नहीं। कल तक तो आप बात कर रहे थे कि परवेज अहमद जो है वो सीबीआई के ड्रैगनेट में है, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। और आज वो मतलब दैट दिस क्लियरली शोज कि आप नया एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देने की बात तो कर रहे हैं, पर नए आपके पॉलिटिकल अल्टरनेटिव में भी जो लोग हैं वो सभी पुराने हैं, वो सभी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले हैं या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बात है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट बना रहा है, उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बनने में, उसके बाद उसके पब्लिक डोमेन में आने में और ऑब्जेक्शंस फाइल होने के बाद फाइनली डिलिमिटेशन के प्रोसेस को कल्मिनेट होने में अभी समय लगेगा। जब तक डिलिमिटेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हों। और वहीं देखना ये होगा कि जब डिलिमिटेशन कमीशन कंसल्ट करने लगता है अपने 5 एसोसिएट मेंबर्स को, जिनमें से 3 एसोसिएट मेंबर्स हमारे मेंबर पार्लियामेंट है कश्मीर घाटी से, क्या वो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ बातचीत करते हैं या वो अपने उस स्टांस पर अड़े रहते हैं जो स्टांस ये कहता है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा हम कैसे डिलिमिटेशन कमीशन के साथ बात करें।